हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस फैकल्टी। क्या आप भी एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो उसके लिए आपको यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को पास करना होता है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि आप एक आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं और यूपीएससी आईएएस की परीक्षा देने के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंस रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट की एज क्या है, एग्ज़ाम कितने फेजेस में होता है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम को पास करने के लिए कैंडिडेट को क्या-क्या सिलेबस में पढ़ना होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो एनी कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएट है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में, एनी स्ट्रीम जैसे बीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीए, एमएससी, इस परीक्षा को दे सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी अपने फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं या फाइनल सेमेस्टर में, वो भी यूपीएससी सीएससी की परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो 12th करने के बाद कोई भी स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है यूपीएससी सीएससी की परीक्षा दे सकता है। आइए अब एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यूपीएससी सीएससी की परीक्षा देने के लिए मिनिमम 21 ईयर्स स्टूडेंट या कैंडिडेट की एज होनी चाहिए। जो मैक्सिमम एज है वो कैटेगरी टू कैटेगरी वैरी करती है। जैसे कि जनरल और इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर्स है और वो इस एज के ड्यूरेशन में सिर्फ 6 अटैम्प्ट इस परीक्षा के दे सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट के लिए एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है जो कि 35 ईयर्स है और इस ड्यूरेशन में वो इस परीक्षा के 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 37 ईयर्स है और वो अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे सकते हैं। अनलिमिटेड का यहाँ पे मतलब है कि उनकी एज के ड्यूरेशन वो मैक्सिमम जितने भी अटैम्प्ट्स बनते हैं वो पूरे अटैम्प्ट दे सकते हैं, उनके लिए कोई लिमिट सेट नहीं की गई है। जो आईएएस का एग्ज़ाम है वो 3 फेजेस यानी 3 चरण में होता है। पहला चरण प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा मेंस एग्ज़ाम, थर्ड इंटरव्यू। आइए इनको भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मेनली 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है और सेकंड पेपर सीसेट का होता है। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं और इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन कट ऑफ बेस्ड होता है। सी सेट के पेपर में 80 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए 33% ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर करना होता है या फिर 66 मार्क्स उसे स्कोर करना होता है। टाइम अलॉटमेंट दोनों पेपर में 2 घंटे होता है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसमें से आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। अब जो प्रीलिम्स एग्जाम में जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसके सिलेबस में हम एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। आइए अब सी सेट के सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। सी सेट के पेपर में एक कॉन्फ्रीहेंशंस आते हैं जिनमें से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होता है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं और बेसिक न्यूमरेसी जिसमें मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये जो बेसिक न्यूमरेसी है सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि ये 10th स्टैंडर्ड तक पूछे जाते हैं, पर अभी जो 2023 का सी सेट का पेपर था वो टफेस्ट पेपर बताया गया है आज तक का, क्योंकि उसमें काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे जो कि जेडबलई और मेंस के लेवल के थे। अब जीएस 1 पेपर और सी सेट दोनों एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। दोनों में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं और उनमें से आपको एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। सेकंड फेज जो कि मेंस एग्जाम है उसके पेपर्स के बारे में जान लेते हैं कि मेंस में कितने पेपर होते हैं। तो मेंस परीक्षा में टोटल 9 पेपर्स होते हैं जिसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं और 7 पेपर के मार्क्स
के बेसिस पे कट ऑफ आता है, जिनका टोटल वेटेज 1750 मार्क्स होता है। सारे पेपर को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि मेंस में जितने भी पेपर 9 पेपर्स होते हैं उनमें कौन कौन सा पेपर होता है। तो मेंस एग्जाम में 9 पेपर में 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, जिनमें आपको मिनिमम स्कोर करना होता है। उनके मार्क्स टोटल कट ऑफ में काउंट नहीं होते हैं। पहला पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, दूसरा इंडियन लैंग्वेज, आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज चूज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। थर्ड जो पेपर होता है वो ऐसे का होता है जिसमें आपको एक निबंध लिखना होता है। आपको टॉपिक दे दिए जाते हैं जिस पे कैंडिडेट को निबंध लिखना होता है और इसका जो वेटेज है वो 250 मार्क्स होता है। अब जितने भी पेपर बचे हुए हैं सारे पेपर इक्वली स्कोर करते हैं 250 मार्क्स। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 पेपर होते हैं मेंस में, GS1, GS2, GS3, GS4, जिनका सिलेबस अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है जो कि आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, संस्कृत, मैथ्स, सोशोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जो कैंडिडेट को सूट करता है उसके अकॉर्डिंग उसे अपना ऑप्शनल चूज करना होता है। ऑप्शनल में भी 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2, जो कि इक्वली स्कोर करते हैं 250 मार्क्स। अब जीएस मेंस का पेपर अपने आप में एक डिटेल्ड सिलेबस वेरी करता है, पर हम 4 पेपर GS1, GS2 और GS3 और GS4 जो कि मेनली पूरा सिलेबस कवर करते हैं, उनके ब्रीफली सब्जेक्ट वेटेज को चेक करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें किस जीएस पेपर में पढ़ने होते हैं। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जनरल स्टडीज 1 के पेपर में आपको मेनली 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इसे हम आर्ट एंड कल्चर भी बोलते हैं। हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री भी इंक्लूडेड है इसमें और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। इनका वेटेज वेरी करता है, लेकिन ज़्यादातर वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी इसमें इंक्लूड है और इंडियन सोसाइटी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चारों सब्जेक्ट का वेटेज ही मैक्सिमम होता है और इन्हीं सब्जेक्ट के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग है, वो डिटेल्ड सिलेबस है, उसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हर एक जीएस पेपर में हमें कितने सब्जेक्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। GS2 के सब्जेक्ट देख लेते हैं। इसमें हमें गवर्नेंस पढ़ना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़नी होती है। इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सोशल जस्टिस भी इंक्लूड होता है और साथ ही साथ हमें इंटरनेशनल रिलेशंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन को भी स्टडी करेंगे। जनरल स्टडीज़ 3 के जो मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे कि साइंस एंड टैक्स से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमिक्स, ऑल ओवर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी इसमें इंक्लूड है। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसमें इंक्लूड है। GS4 जो पेपर है वो एथिक्स का पेपर होता है, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम मेंस की बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स की जो बुक लिस्ट है वो ऑलरेडी उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेंस में कितने पेपर होते हैं और हर एक पेपर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। अब जो कैंडिडेट UPSC CSC मेंस परीक्षा को पास करता है उसके लिए एक कट ऑफ होता है, जो कि टोटल मार्क्स 1750 नंबर में से दिया जाता है। जो कैंडिडेट उस लिस्ट में पास हो जाते हैं वो अगले चरण यानी कि तीसरे चरण पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू देते हैं। अब UPSC का इंटरव्यू अपने आप में यूनिक है, जिसमें UPSC के बोर्ड मेंबर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और नॉलेज टेस्ट करते हैं। इंटरव्यू देने के बाद परसुई कैंडिडेट के लिए एक फाइनल लिस्ट जारी करता है UPSC, जो कि
मेंस के कट ऑफ और इंटरव्यू के मार्क्स इंक्लूड करके बनाया जाता है। इंटरव्यू का वेटेज जो है वो 275 नंबर होता है, 275 मार्क्स। जो मेंस में हमने मार्क्स डिस्कस किए उन दोनों को मिला के जो टोटल वेटेज है वो 2025 मार्क्स हो जाता है और फाइनल कट ऑफ उसी के बेसिस पे बनाई जाती है। जो कैंडिडेट मेंस में अपीयर होके जितने मार्क्स स्कोर करते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स उसमें इंक्लूड करके फाइनल लिस्ट को बनाया जाता है और कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन डिसाइड किया जाता है। जिन भी कैंडिडेट का नाम फाइनल लिस्ट में आ जाता है वो इस परीक्षा को पास कर लेते हैं और अपने रैंक के अकॉर्डिंग उनको पोस्ट अलॉट कर दी जाती है। अब जो यूपीएससी एग्ज़ाम की जर्नी है वो अपने आप में यूनिक है। ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम में माना जाता है कि ये बहुत ही टफ होता है। तो कैंडिडेट को इसमें बहुत सी चीज़ों को गिव अप करना पड़ता है। इसमें आपको बहुत से डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, आपको मोटिवेटेड रहना पड़ता है। कंसिस्टेंसी तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी स्ट्रैटेजी, कि आप क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो। इस एग्ज़ाम को लेके आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो ये सभी चीज़ें कैंडिडेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।